इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, जिसके माध्यम से हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी हैं एट द टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान एज वेल एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये अपने आप में एक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म को कैसे हम ख़त्म कर पाएँ। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस में 9 टोटल साइट्स को यहाँ पे हमने टारगेट किया है। एंड अगर आप इस प्रेस रिलीज़ को नोटिस करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारे जो एक्शंस हैं बहुत ही फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी हैं। हमने कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को यहाँ पे टारगेट नहीं किया। हमारा एक ही पर्पस था, वो था टेररिज्म के जो अलग-अलग आपके एक तरह से जो ठिकाने हैं, उनको ख़त्म करना। एंड उसी पर्टिकुलर पर्पस के साथ हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब आप नोटिस कर पाओगे इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर है। इसका रीज़न पता क्या है? दोस्तों, जो सिंदूर है ना, वो हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही एक पवित्र चीज़ मानी जाती है। जो 22 अप्रैल को हमें देखने को मिलता है पहलगाम के अंदर, उसमें लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उसको टेररिस्ट के द्वारा यहाँ पे इस तरह से मारा गया। ये अपने आप में उसको एक रिवेंज की तरह देखा जा रहा है कि जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, उनको एक तरह से उनका बदला लेने के लिए उस अटैक का हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे कंडक्ट किया है। एंड भारत का जो बिलीफ था, हमारी जो कमिटमेंट थी कि चाहे टेररिज्म कहीं भी है, कहीं ना कहीं जो भी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उन सबका हम यहाँ पे बदला लेके रहेंगे। एंड ऑपरेशन सिंदूर इसी की यहाँ पे हमारे सामने निशानी है। बाकी जो डिटेल्स होंगी, वो हमारी जो ब्रीफिंग होगी वो आज दिन में होगी, तो उसमें और डिटेल्स भी इसकी सामने शेयर करी जाएंगी। दोस्तों, डेट है आज की 7 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। दोस्तों, हम अपनी डेफिनेटली इंडियन आर्म फोर्सेस के बहुत ज़्यादा प्राउड हैं जो अभी उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। बट साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि हमें भी उनका साथ देना है। दोस्तों, जब एक देश जंग पे जाता है ना, तो सिर्फ देश की आर्म फोर्सेस नहीं, बट देश के लोग भी, आम लोग भी जंग पे जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो देश के आम लोग हैं वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी आता है, ठीक है, कुछ भी अटैक करने की पाकिस्तान कोशिश करता है, तो हमें पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा। एंड उसी तैयारी का एक हिस्सा है सिविल डिफेंस ड्रिल्स। दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपकी सारी स्टेट्स को यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि मॉक ड्रिल्स कंडक्ट होंगी 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और गांव वगैरह के अंदर भी यहाँ पे इस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि अभी यहाँ पे टेंशंस बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। अब मॉक ड्रिल आप लोग समझते ही होंगे। देखो, नॉर्मली जैसे ना आप लोगों ने कई बार फायर ड्रिल देखी होगी कि मान लो कई बार ऑफिस में अगर फायर लग जाए तो कहाँ से लोग इवैक्यूएट होंगे, है ना, अर्थक्वेक हो गया, मेडिकल इमरजेंसी के समय कैसे हम रेडी हो पाएंगे। नॉर्मली मॉक ड्रिल हम उस लिए करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल की। यानी कि कल को कुछ भी समस्याएं आती हैं, वॉर के रिगार्डिंग आती हैं, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो हम अपने वार्निंग सिस्टम जो है, एयर रेड वार्निंग सिस्टम, उनको टेस्ट करेंगे आज के दिन। उसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी जगह के ऊपर हमें पूरी तरह से बिजली बंद रखनी है, क्रैश ब्लैकआउट कराने हैं, तो वो सब किए जाएंगे आज। उसके साथ ही साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जो बेस वगैरह हैं, उनको हम कैमोफ्लेज कराने की कोशिश करेंगे। कैमोफ्लेज मतलब जहाँ पे दुश्मन उनको ना पहचान पाए, उनकी लाइट्स, उनके आसपास के एरियाज की लाइट्स बंद करी जाएंगी। इसके साथ ही साथ इवैक्यूएशन प्लान्स हो गया, उनको यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, हॉटलाइंस वगैरह को एक्टिवेट करेंगे। हमारे जो बंकर्स हैं, हमारी ट्रेंचेस हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज के अंदर, अगर कुछ मुश्किल परिस्थिति आती हैं तो लोग अपने आप को बंकर में जाके सेव कर पाएं, उनकी हम यहाँ पे सफाई करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं, वार्डन सर्विस, फायर फाइट यूनिट, इन सबको एक्टिवेट किया जाएगा। एंड लोगों को पूरी तरह से तैयार करवाया जाएगा कि कैसे कुछ भी समस्या आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से रेडी रहें। एंड आप नोटिस कर पाओगे पास्ट में भी, जैसे फॉर एग्जांपल 1962 जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तब हमने यहाँ पर इंडिया के पैसिव डिफेंस को स्टार्ट किया था। बट बाद में भी 1971 के समय में भी हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे और स्ट्रेंथन किया। इसके अलावा सिटीजन्स इमरजेंसी के लिए रेडी होते हैं। एंड इससे लोकल लेवल, इवन गांव वगैरह हो गया, रिमोट एरियाज में भी लोग डेफिनेटली कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसकी तैयारी करने में अंदर हमें ये हेल्प करता है। ये होगी बात हमारी सिविल डिफेंस ड्रिल्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज बायो एआई हब्स। इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों, आप सबने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुना ही होगा, राइट, और आप लोग बायोटेक्नोलॉजी भी जानते हो। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि सर, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें हमारी अलग अलग आपके बायोटेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं बायो एआई।
जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट। ये हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर दें, उसको बायो एआई हब्स यहाँ पे बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बायो साइंसेस के अंदर एआई का क्या रोल। देखो समझने की कोशिश करना, हमारे कुछ एक एरियाज हैं, जैसे एक होता है आपका बायो मॉलिक्यूलर डिजाइंस। अब आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो डीएनए हैं, प्रोटीन्स हैं, राइट, इनको डिजाइन करना, इनको इंजीनियर करना डेफिनेटली अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोमोलिकुलर डिजाइन के अंदर एआई हमारी हेल्प कर सकती है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सिंथेटिक बायोलॉजी की, इसका मतलब क्या होता है? देखो सिंथेटिक बायोलॉजी में आप क्या करते हो, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को एक तरह से कंबाइन करते हो ताकि आप अलग अलग चीजें बना पाओ। जैसे आप लोगों ने बायोफ्यूल्स हमने कल डिस्कस भी किया था। इसके अलावा अगर मान लीजिए इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हो गया, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है जहाँ पर बायोलॉजी और इंजीनियरिंग कंबाइन की जाती है। तो यहाँ पर भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो आप लोग समझते होंगे कि आप एग्रीकल्चर करिए बट साथ ही साथ अपनी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनका भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है कि आज की फूड नीड्स तो मीट हो ही हो, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट का भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें एआई इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी जीनोम डायग्नोस्टिक्स हो गया। जीनोम डायग्नोस्टिक में क्या होता है? देखो यहाँ पर ना आपके डीएनए का एनालिसिस किया जाता है, एंड उस डीएनए के एनालिसिस के माध्यम से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीजेज या म्यूटेशंस वगैरह तो नहीं है। तो एक तरह से आप कह लो कि बीमारियों का पता लगाने के अंदर हमें मदद मिलती है, एंड उसके बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हैं या प्रिसीजन मेडिसिन हैं उनको हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद का बेस्ड, जो आयुर्वेदिक बेस्ड इनोवेशंस होती हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को हम बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स यहाँ पे होंगी ताकि एक तरह से रिसर्च थोड़ी और बेहतर हो पाए, एंड हायर परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे कर पाएंगे। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आप नोटिस कर पाओगे, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है एंड साथ ही साथ BIRAC, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये दरअसल में ना आपको एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक PSU आपको देखने को मिल जाएगा DBT के अंतर्गत ही, जो कि यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेगा। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये हमारी बायो राइट स्कीम का ही हिस्सा है। दरअसल में ना आप लोगों ने बायो E3 पॉलिसी सुनी होगी जो 2024 में ही लॉन्च हुई थी। बायो E3 है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें इस पॉलिसी के अंतर्गत अलग अलग स्कीम्स हैं, एंड उसी में आपको बायो राइड आपको पॉलिसी देखने को मिल जाती है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम करती है। तो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी गोल्स है ना उनको अचीव करने के अंदर हमें एआई कैसे हेल्प करेगा, उसी के लिए हमें यहाँ पे बायो एआई हब्स देखने को मिल जाएंगे। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ प्री हिस्टोरिक टूल्स इन नेशनल कैपिटल रीजन। आप लोगों ने सबने दिल्ली एनसीआर का नाम तो सुना ही होगा। अब दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर कई बार हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही होता है, बाकी सब चीज़ें तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर ना एक प्राइमरी फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है एनसीआर के अंदर, जिसका नाम है मांगरबानी। ये जो आपका जगह है ना, ये आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जो कि अरावली रेंज के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज अ सेक्रेड ग्रोव हिल फॉरेस्ट। सेक्रेड ग्रोव मतलब जो वहाँ के लोकल लोग जिनको यहाँ पे पूजते हैं एक तरह से, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम भी करते हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये जो अपने आप में फॉरेस्ट है ना बहुत पुराना है। जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करना, आप लोगों ने ना ज्योग्राफी के अंदर इयॉन, एरा, आपका पीरियड, इपॉक, एज, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो दरअसल में ना अगर मैं इस पर्टिकुलर मांगरबानी फॉरेस्ट की बात करूं, ये आपको प्लीस्टोसीन इपॉक का देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी तो हम लोग एंथ्रोपोसीन इपॉक में देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना ये जो मांगरबानी फॉरेस्ट की, ये आपको प्लीस्टोसीन इपॉक का आपको हिस्सा देखने को मिल जाता है। एंड इसी प्लीस्टोसीन आपका इपॉक में क्या हुआ था, आपके जैसे आइस एज हो गया, या जो अर्ली ह्यूमंस का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है वो इसी टाइम के अंदर देखने को मिलता है तो दोस्तों ये फॉरेस्ट ही, पर हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड्स के अंदर ये इसको ऑफिशियली फॉरेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए मांगरबानी तो हमें समझ आया कि हाँ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर आपको एक फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, पर इसके बारे में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम डिस्कशन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ प्री हिस्टोरिक टूल्स यहाँ पे मिले हैं, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो प्री हिस्टोरिक टूल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये लगभग 2 लाख से 5 लाख साल पुराने आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज के आसपास के आपको ये टूल्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो चलो बात समझ आई,
पर आपको बात ध्यान में रखनी है कि हमें पता कैसे लगा कि ये इतने पुराने हैं। तो यहाँ पर जो डेटिंग का इस्तेमाल किया गया दैट इज थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग का इस्तेमाल किया गया। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है? देखो, जब ना हम बात करते हैं हमारे रॉक्स की या जैसे इवन आपकी पॉटरी वगैरह की बात करते हैं, तो दरअसल में ना उनमें आपको छोटे-छोटे क्रिस्टल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? अब समय के साथ-साथ क्या होता है, इन पर्टिकुलर क्रिस्टल्स में कुछ आपके जो सॉइल के साथ इंटरैक्ट करने से रेडिएशन आते हैं, उससे इनके अंदर एनर्जी आ जाती है। बेसिकली जब आप मान लीजिए पॉटरी को बनाते हो ना, जब आप उसको भट्टी में आप उसको जलाते हो, राइट? तो हीट रिलीज़ होती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उस टाइम को हम ज़ीरो मान लेते हैं। अब धीरे-धीरे जब उनको हमने मिट्टी के अंदर मतलब बरी हो चुके हैं, मिट्टी के अंदर वो पड़े रहे हैं, तो कई बार दोबारा से उनके अंदर एनर्जी गेन होने लग जाती है। अब साइंटिस्ट पता क्या करते हैं? साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, ठीक है? और ये देखते हैं कि कितनी लाइट वो जनरेट कर रहा है, कितनी लाइट वो दे रहा है। वो जितनी लाइट वो देगा, इसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा लंबे समय से वो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। तो यानी कि ना हम इस माध्यम से कितनी लाइट हुई, कितना रेडिएशन रेट है, उसके माध्यम से हम ये जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि पिछली बार आखिर उसको कब हीट किया गया था। तो जितना ज़्यादा हीट किया होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एज हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज़ हाउ थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग के माध्यम से हम यहाँ पर उसकी एज को नापने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैंड एक्सेस हो गया, क्लीवर्स हो गया, आपके टूल्स वगैरह हो गया जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि बताते हैं कि अर्ली हंटर गैदरर पॉपुलेशन के हमें यहाँ पे टूल्स हैं। ठीक है? तो थर्मल इमिशन डेटिंग में यही होता है कि जो अभी आपका अक्यूमुलेटेड रेडिएशन होता है ओवर द टाइम इलैप्स्ड कितना हुआ, जिसमें आपको क्रिस्टलाइन मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि आखिरी बार उसको कब हीट किया गया होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं मुरान कम्युनिटी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों दरअसल में ना हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने यहाँ पर मुरान कम्युनिटी के करेज को, उनकी बहादुरी को, उनके डिसिप्लिन को यहाँ पे प्रेज़ किया एट द 57th फाउंडेशन डे फॉल सेलिब्रेशन ऑफ ऑल मुरान स्टूडेंट यूनियन एट डूमडुमा। तो थोड़ा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको अंडरस्टैंड यही करनी है कि ये जो कम्युनिटी है ना, ये आपको असम के अंदर देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, थोड़ा कम इनको जाना जाता है बट डेफिनिटली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इट बिलोंग्स टू तिब्बतो बर्मन ग्रुप और ये कचारी फैमिली का आपको हिस्सा देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट ना मोरान्स को हबोंगिया या हासा के नाम से भी जाना जाता है। हासा का मतलब पता क्या होता है? हा का मतलब होता है सॉइल, सा का मतलब होता है सन, यानी कि एक तरह से ये सन ऑफ द सॉइल जो कॉन्सेप्ट है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये मोस्टली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं असम के। बाकी इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोहित और तिराप डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पास्ट के अंदर ना इनके पास एक इंडिपेंडेंट किंगडम था बैंगमारा में, जिसको हम आज के समय तिनसुकिया बोलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दो मेजर फेस्टिवल्स हैं इनके। एक है गोस्ट तलोर बिहू, ये एक तरह का नेचर को और कम्युनिटी बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है। एंड दूसरा है आपका खेरी, ये आपका मोरान कम्युनिटी के बीच में आपस में जो भाईचारा है उसको यहाँ पर दर्शाता है। आप लोगों ने ना वैष्णविज्म के बारे में सुना होगा विद रिगार्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट। तब हम बात करते हैं श्री शंकरा देवा की। तो दरअसल में ना मोरान्स भी वैष्णविज्म को ही फॉलो करते हैं, खासकर अगर हम बात करें मां मोरिया सेक्ट को। श्री शंकर देवा ने डेफिनेटली वैष्णविज्म को नॉर्थ ईस्ट में काफी प्रमोट किया। उनके एक डिसाइपल थे श्री अनुराधा देवा, ठीक है? इन्होंने दरअसल में नियो वैष्णविज्म जो था ना वो यहाँ पर मोरान कम्युनिटी के अंदर लेकर आए। तो उसी से यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मोरान कम्युनिटी आज के समय वैष्णविज्म को यहाँ पर प्रैक्टिस करती है। तो ये कुछ बातें थी, फैक्चुअल चीजें थी मोरान कम्युनिटी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है आईआईसीटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। देखो आप लोगों ने जैसे आईआईएम्स का सुना होगा या आईआईटीज का सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल उसी तरह से आपको आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है मुंबई के अंदर। अब नाम में क्या है? क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो दरअसल में ना यहाँ बात होगी किसकी? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सब सेक्टर्स के लिए ये इंस्टीट्यूट आपका डेडिकेटेड रहेगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो गेमिंग एंड एनिमेशन लैब्स हो गया, आपका स्मार्ट क्लासरूम, विजुअल प्रोडक्शन सेटअप। जैसे आईआईटीज में मतलब आपकी इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ों की पढ़ाई करवाई जाती है, आईआईएम्स के अंदर आपका जो एमबीए वगैरह की आपकी पढ़ाई कराई जाती है, उसी तरह से आपके आईआईसीटी के अंदर आपको ये सब अलग अलग सेक्टर्स की आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो बहुत सारे लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, आपका इनोवेशन रिसर्च हो गया, पॉलिसी मेकिंग, उसी तरह से यहाँ पे ये आपका आईआईसीटी यहाँ पे काम करेगा।
अब इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है इन गोरेगांव मुंबई। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ऑपरेशन होंगे वो बीकेसी जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वहां पे होंगे, बट बाद में आप नोटिस कर पाओगे इस कैंपस को, जो परमानेंट कैंपस होगा वो गोरेगांव मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इसमें भारत सरकार की जो आपकी इक्विटी है वो 34% है, 14% महाराष्ट्र सरकार की है, तो 48% गवर्नमेंट की तरफ से आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, बाकी का 52% है वो इंडस्ट्री की तरफ से, जैसे आपने फिक्की का नाम सुना होगा, आपने सीआईआई का नाम सुना होगा, इनके पास 26% है, टोटल 52% आपकी इंडस्ट्री इक्विटी आपको देखने को मिल जाती है। सरकार ने एक टाइम बजट ग्रांट भी यहाँ पे दी है ऑफ 391 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनिशियल ऑपरेशंस। बाकी इसके साथ साथ बहुत सारी ग्लोबल टेक कंपनीज, आपका गूगल हो गया, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी आपकी कोलैबोरेट करेंगी विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ बातें थी आईआईसीटी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये आपको स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। दरअसल में डीआरडीओ ने इसको यहाँ पे बनाया है, एंड आप नोटिस कर पाओगे इसका पर्पस क्या है। देखो ये जो आपका एक तरह से आपका ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही आप इसको यहाँ पे कह सकते हो, राइट। अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड और लाइटर देन एयर है। बेसिकली ना ये आपका हवा में जाएगा, लगभग ये 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकता है, एंड वहां से ना हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए हो गया, या इवन अगर मैं बात करूँ ना आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे बहुत सारे सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं ताकि डेटा को कलेक्ट किया जा पाए, तो डीआरडीओ ने यहाँ पे इसको बनाया है। इसके साथ ही आप नोटिस कर सकते हो इसमें आपको इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम भी है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे टेस्ट किया। एनवलप प्रेशर कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो बहुत सारे इस तरह से एडवांस सिस्टम है जो कि मदद करेंगे इसको अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और ये एक हाई एल्टीट्यूड, लगभग 17 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ये रीच करेगा। एक सीडो सैटेलाइट है जो कि एयरबॉर्न रह सकता है, हवा में रह सकता है काफी लंबे समय के लिए, एंड साथ साथ इसको जो एनर्जी मिलेगी या पावर मिलेगी वो सोलर एनर्जी के साथ मिलेगी, और रात के समय के ऊपर इसके लिए यहाँ पे बैटरीज भी हैं, यानी कि दिन के समय सोलर एनर्जी के थ्रू काम कर लेगा, एंड रात के समय हमने यहाँ पे बैटरीज, हमने इस पे सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, वहां से इसको एनर्जी मिलती रहेगी एंड अकॉर्डिंगली काम करता रहेगा। एंड जो भी इसके अलग अलग पर्पस है, चाहे आपका इंटेलिजेंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म करता ही रहेगा। अब बात करें दोस्तों आपके प्लेस इन न्यूज़ की, तो पेट्रापोल के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आखिर इस प्लेस के बारे में आप क्या जानते हो, क्यों न्यूज़ में रहती है, ये आप सारी बातें आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था थेबाइट्स ग्लेशियर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अंटार्कटिका की तरफ आना चाहिए। यहाँ पर अंटार्कटिका में आपको थेबाइट्स ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। इसको डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि क्यामत का, डूम्सडे का मतलब है क्यामत, ठीक है। तो आप नोटिस कर पाओगे ये इतनी तेजी से पिघल रहा है ना, तो हमें डर है कि कहीं ना कहीं इससे पूरी दुनिया बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर ग्लेशियर कोलैप्स कर गया ना, तो इससे ग्लोबल सी लेवल का जो, मतलब ग्लोबल सी लेवल 0.5 मीटर से यहाँ पे राइज कर जाएगा। अब ये इतनी तेजी से पिघल क्यों रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म ओशन करंट्स हो गया, या फिर आइस शेल्फ सपोर्ट यहाँ पे एक तरह से खत्म हो रही है, उन सब रीजंस की वजह से ये हो रहा है। तो वेस्टर्न अंटार्कटिका के अंदर आपको ये बहुत बड़ा ग्लेशियर देखने को मिलता है, थेबाइट्स ग्लेशियर। बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था रम्मान फेस्टिवल के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसका ये पार्ट है, ये बात करेक्ट है। ईसीआई एनईटी की बात करें, ईसीआई यहाँ पे इसको डेवलप कर रहा है एक इंटरफेस की तरह, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आपका मिथ्रीडेटिज्म की बात करें तो कार्बन डेटिंग में नहीं, बल्कि ये तो एक तरीका है जिसके थ्रू एक इंसान अपने आप को बचा सकता है फ्रॉम पॉइजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा थोड़ा डोज उसका लेते रह रहे हो, उससे आप तरह से एक आगे जाके पॉइजन से आप बच सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, कार्बन डेटिंग से इसका कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।